नमस्कार, मैं हूं दलन सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। हर सफल व्यक्ति के चमकते हुए चेहरे सबको दिखाई देते हैं, मगर उसने कितने अंधियारे झेले हैं ये किसी को नहीं दिखता। आज की खास मुलाकात में मौजूद है मेरे साथ वो महान शख्सियत जो हालात से लड़कर IPS बने। अब वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष। बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे चैनल पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर की जुबानी में संघर्ष की कहानी। सबसे पहले सर, आप अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से और किस परिस्थिति में से पूरा किया? मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ, जमुई ज़िले के सिकंदरा प्रखंड का निवासी हूँ और मेरी 10वीं तक की पढ़ाई वहीं पर हुई। +2 भी मैंने सिकंदरा के बगल में करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर पिरहिंडा करके एक जगह है, वहाँ के कॉलेज से बायोलॉजी में +2 किया। और बड़े ही संघर्ष वाले दिन थे। सुविधाओं का, संसाधनों का अभाव था। किसी तरह पढ़ाई की नैया चल रही थी। पेरेंट्स का सपोर्ट था, भाई बहनों का सपोर्ट था, तो हम लोग प्रयास कर रहे थे। और +2 करने के बाद ये विचार था कि किसी भी तरीके से ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि हमें UPSC एग्ज़ाम देना था और इस फील्ड में आना था। तो यह निश्चय कर के जब मैं पटना में एडमिशन लेने गया, पटना यूनिवर्सिटी और वहाँ के जो कॉलेजेस हैं, तो मुझे पता चला कि +2 में मेरे हालांकि 75% मार्क्स आए थे, लेकिन वो भी कम पड़ गए थे। तो उन्हें लग रहा था कि 90% एंड अबव हो तो BN कॉलेज में, AN कॉलेज में, पटना कॉलेज में एडमिशन होगा। तो नहीं हो पाया। फिर किसी ने बताया कि भाई क्यों ना आप इंट्रेंस वाले, जो जहाँ पर ग्रेजुएशन में इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस में पास कर करके आप चले जाइए। JNU में होता है, BHU में होता है। तो मैंने JNU का फॉर्म भरा और उसमें ये बताया गया कि भाई आप ग्रेजुएशन जो है वो फॉरेन लैंग्वेजेस में ही होती है वहाँ पे, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि ये भी एक टेक्निकल फील्ड हो जाएगा। फिर मैंने फ्रेंच को ऑप्ट किया, इंट्रेंस दिया, ऑल इंडिया टॉपर भी रहा। 2001 की बात है और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज मिली, जिसमें मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स किया और उसके बाद 1 साल के लिए फ्रांस भी गया। सर मैंने उस दौरान सुना सर कि इंडस्ट्री एग्जाम में पूरा इंडिया लेवल पर सर अपने फर्स्ट स्थान पर पाया था सर। इंट्रेंस का एग्ज़ाम था, 2001 का समय था वो। उसमें जनरल नॉलेज के, अंग्रेजी के सवाल आते थे उस वक़्त और मतलब कि अच्छा लगा जब मैं वहाँ। मुझे पता नहीं था कि ये टॉप वगैरह कुछ चीज़ होती है, लेकिन जब मैं वहाँ गया और लोगों ने एडमिशन के लिए फिर पूछा, फिर लिस्ट दिखाई, तो मुझे पता चला कि अच्छा मैं टॉप पे हूँ। तो एक अच्छी खुशी हुई कि चलो ये बढ़िया लगा कि अपने क्लास में, अपने एरिया में फर्स्ट आए। सर यहाँ तक भी सुना कि आपने लगभग 4 साल जो है ऑल इंडिया रेडियो में भी काम इस आपने किया था। संघर्ष के दिन थे। जैसा कि मैंने बताया, मास्टर्स के बाद मैं 1 साल के लिए फ्रांस चला गया। वहाँ पर पढ़ाई के दौरान मतलब फिर भी अपना अध्ययन इधर बनाए रखा मैंने। फ्रेंच संस्कृति, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच फिलॉसफी, इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन किया। वापस लौटा तो पुनः इस समंदर में जो है डुबकियाँ लगाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान पैसे की कमी तो रहती ही है। मैंने बीच में कुछ जूनियर कक्षाओं में ट्यूशन भी पढ़ाया है और इसी दौरान जो है IIT दिल्ली में फ्रेंच भी पढ़ाया। इसी दौरान ऑल इंडिया रेडियो में ये ऑफ़र आया था कि भाई पार्ट टाइम में फ्रेंच जो प्रसारण है फ्रेंच भाषा का, आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र में, तो उसमें वैकेंसी थी। तो उसमें मैंने अप्लाई किया, बाकायदा ऑडिशन हुआ, आवाज़ की और पढ़ाई लिखाई की, बोलने की, पढ़ने की, तो फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। और बचपन से रेडियो से एक लगाव रहा है। आकाशवाणी के समाचार सुनते हम लोग बड़े हुए, BBC के समाचार सुने, वॉइस ऑफ अमेरिका और जो भी चीज़ें प्रचलित थी उस ज़माने में, रेडियो विविध भारती, सारेगामा, बहुत तरह की चीज़ें हम लोग सुने। और मतलब यूँ कहूँ तो पढ़ाई के दौरान रेडियो बड़ा सहारा होता है। जो FM का इजाद तो काफ़ी लेट से हुआ, लेकिन मुझे याद है दिल्ली में भी बहुत सारे FM हैं, रेड FM, रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, ये सब तो हमारे सामने ही इनॉग्रेट हुए थे। मुझे तारीख भी याद है, 29 मार्च 2000
तीनों चैनल एक साथ शुरू हुए थे। तो काफ़ी सहारा रहता है मनोरंजन का भी, एकाग्रता का भी और कुछ कर गुजरने का भी, क्योंकि उसमें बहुत तरह की चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब ये मौका मिला आकाशवाणी में प्रेजेंट करने का, तो मैंने इसको चैलेंज की तरह लिया, क्योंकि ये आय का तो बहुत बड़ा साधन नहीं था, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन एक शौक़, इसको कहिए कि आपका एक जुनून होता है। मुझे अच्छा लगता था रेडियो पे मेरी आवाज़ मतलब पश्चिमी देशों में सुनी जा रही है, क्योंकि ये प्रसारण इंडिया के लिए नहीं होता था। रात में 1:30 बजे ऑन एयर आते थे। तो ऑलमोस्ट वेस्ट अफ्रीका, यूरोप और फ्रांस जो 54 देशों में बोली जाती है पूरे विश्व में, तो उसमें हमारी आवाज़ जाती थी। एक अपने आप में एक अच्छा सुकून मिलता था, और साथ ही हमारे लिए इसमें ये था कि हमारी लैंग्वेज इस बहाने अच्छी हो रही थी, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, समाचार बताने का। तो बहुत सारी चीज़ मुझे आज भी याद है कि इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो सभी अभी भी डिस्कस करते हैं, हम लोग भूले नहीं। 26/11 जो हुआ था मुंबई में, उन तीनों रात मैं ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज़ में था। और ये सारी घटनाएं होती थी, मतलब मैंने न्यूज़ बनाया, उसको ट्रांसलेट किया, और अब जब ऑन एयर हो रहा हूँ तो फिर तुरंत दूसरी स्क्रिप्ट आ गई कि अब इतने मर गए, अब इतने ये हो गए। तो बहुत ही एक मतलब वो अच्छा तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक यादगार अनुभव रहा, क्योंकि पैनिक होता है आदमी, इतने मारे गए, इस तरह की घटना हुई। और वो मैं 3 दिन लगातार मैंने न्यूज़ एयर किया था जी, कवरेज में हमने किया था उसको। यूपीएससी में कितने प्रयास के बाद सर आपने सफलता हासिल की? ये मेरा चौथा प्रयास था जिसमें मुझे सफलता मिली। पहला प्रयास मैंने बहुत ही जल्दीबाजी में 2008 में ले लिया था, जिसमें मैं पीटी भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था, तैयारी बिल्कुल नहीं थी। और दूसरा प्रयास 2009 में जब मैंने लिया था, तो उस वक्त तैयारी का लेवल था, अच्छा था, तो मैं उसमें इंटरव्यू तक पहुंचा, पीटी मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचा। सिलेक्शन उस वक्त भी हो जाता, लेकिन नंबर कहीं कम रह गए थे, या यूँ कहिए किस्मत उस साल साथ नहीं थी, तो उस वक्त नहीं हुआ। फिर मैंने कोशिश करी और 2012 में फाइनली सेलेक्ट हुआ। सौभाग्य प्राप्त हुआ फाइनल में सर। स्टडी के दौरान जो है, स्टूडेंट लाइफ के दौरान जो है सर, क्या लक्ष्य था आपका? प्रोफेसर बनना, क्या पीएस बनना का क्या लक्ष्य था सर? मुझे ये लक्ष्य शुरू से था कि यूपीएससी देना है, अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है। और उसके लिए एक स्टूडेंट के तौर पर अगर आप देखें तो यूपीएससी से जो आप किसी भी सर्विसेज में जाएं, आईएएस में जाएं, आईपीएस में जाएं, चाहे आईआरएस में, जहाँ से भी आप जाएं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य तो मेरा शुरू से था कि मुझे यूपीएससी देना है। हाँ, इसके लिए थोड़े से जो है घुमाव बने, इसलिए कि नंबर अच्छे नहीं आए थे, या यूँ कहिए कि टेक्निकल एजुकेशन, फ्रेंच भाषा का ज्ञान और इन सब चीज़ों ने काफ़ी हमारे अनुभव को और प्रगाढ़ किया। और उसके बाद कुछ समय लगा, लेकिन अभी आपके सामने आए। सर, आपके द्वारा जो है सादे लिबास में देर रात्रि जो है थाने का जो निरीक्षण किया गया सर, निरीक्षण के दौरान जो है सर पुलिस की कार्यशीलता बढ़ी है। लखौरा थाने में सर एक महिला सिपाही के द्वारा एक बंदूक भी आपको तान दी गई थी, जिसका पॉजिटिव प्रभाव जो है काफ़ी चर्चा रहा लोगों में। देखिए, ये निरीक्षण जो है औचक किया जाता है। औचक का मतलब अकस्मात, किसी को बिना बताए वहाँ पहुँचना, और पुलिस की मुस्तैदी उस वक़्त क्या है, किसी भी इमरजेंसी में पुलिस कैसे रिस्पॉन्स कर सकती है, या अचानक से कोई शत्रु आ जाए तो क्या कर सकती है। जो आपने देखा कि एक महिला सिपाही ने हम पर बंदूक तानी, वो बिल्कुल नॉर्मल प्रक्रिया है, और वो ऐसा करने के लिए हमने उसको पुरस्कृत भी किया। वो इसलिए किया कि भाई अगर कोई अजनबी आ रहा है, ये प्रोटोकॉल में है, ये पुलिस के जो भी यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज में है, सीआरपी में है, अर्धसैनिक बल हैं, मिलिट्री में है, वहाँ के कैंप्स में जो भी पुलिस प्रतिष्ठान है या जो भी आर्मी के यूनिफॉर्म प्रतिष्ठान है, वहाँ पर आप रात्रि में नहीं प्रवेश कर सकते बिना कोड बताए हुए, बिना अपनी पहचान बताए हुए, चाहे आप अपनी वीआईपी गाड़ी पर ही क्यों न गए हो। तो ये नॉर्मल प्रोटोकॉल था, जिसका उस महिला सिपाही आकृति कुमारी ने बहुत अच्छे तरीके से पालन किया, और उसको हमने पुरस्कृत किया। और ये 2-3 दिन बाद मैं उधर डुमरिया घाट थाना भी गया था, वहाँ पर भी मैंने, एक होमगार्ड का जवान था, उसने भी जो है दूर से ही मुझे सावधान किया, परिचय पूछा। मैं उस वक्त भी सिविल में था, मैं लगातार करता ही रहता हूँ। और जब ये बातें मीडिया में आई, तो इस माध्यम से जो हमारा ज़िला चूँकि काफ़ी बड़ा है, 50 से ज़्यादा थाने हैं यहाँ पर, तो सभी जगह जा पाना संभव नहीं होता, लेकिन इसका इफ़ेक्ट सभी थानों पे पड़ना चाहिए। और इस बहाने हमने ये सोचा कि भाई इस बहाने पुलिस जो है ज़्यादा अटेंटिव मोड में रहेगी और पब्लिक को सहूलियत मिलेगी। रात बरात
अगर कोई किसी परेशानी में घिर जाता है तो उस वक्त पुलिस की मदद मिल जाना या पुलिस का प्रेजेंस हो जाना अपने आप में किसी भगवान को दिख जाने से कम नहीं होता। जी। और अगर सही तरीके से पुलिस अपनी जगह काम कर ले तो यकीनन वो भगवान बन करके ज़रूरतमंदों की रक्षा भी कर सकती है, उनको न्याय दिला सकती है, उनके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इसी मुहिम को हम लोग लगातार चलाते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम लोग रोड चेकिंग पे भी हो जाते हैं खड़े, यहाँ से लेके NH तक हम लोग जाते हैं। विभिन्न थानाओं में औचक निरीक्षण होता है जिसमें जो अच्छा काम करते हैं उसको हम लोग पुरस्कृत करते हैं और जो सही ढंग से कार्य नहीं करते पाए जाते हैं उनको दंडित भी किया जाता है, ताकि एक सबक मिले और इस बहाने जो हमारी फोर्स है पूरी मोतिहारी पुलिस, इन सभी को एक मैसेज जा सके, इनको एक संदेश सीधे जा सके कि भाई हमें अटेंटिव होकर काम करना है, अच्छा काम करने पर पुरस्कृत होंगे और लापरवाही पर दंडित हो। जी जी सर, पुलिस और पब्लिक की जो है रिलेशन मजबूत के लिए क्या फर्क किया जा सकता है? लोग बेहिचक अपनी समस्याओं को पुलिस तक रख सके। थाने में जाते हैं तो सर दिल में डर का माहौल रहता है कि जाएंगे तो सर हमारा सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या होगा, तो उस तरह जो भय जो होती है पब्लिक में सर, इसको कैसे निकाला जाए? देखिए, मैं हमेशा से सामुदायिक पुलिसिंग का पक्षधर रहा हूँ। कम्युनिटी पुलिसिंग एक अच्छा माध्यम है जिसके तहत हम लोग बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, होने वाले क्राइम्स को भी हम लोग रोक सकते हैं। क्योंकि अगर समाज के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, गांव समाज के लोग, तो वो हमें सूचना भी सही समय पर दे सकते हैं और कई घटनाओं को हमने रोका भी है। इसके पूर्व भी और यहाँ आने के बाद भी जो हमने अभी तक अनुभव किया है और जो बातें मीडिया में नहीं आती हैं, कई जगहों पर हमने कई आपराधिक घटनाएं रोकी हैं जिसमें सूचना पहले से आ गई थी कि हाँ फलना जगह पर फलना आदमी की मूवमेंट देखी गई है, फलना जगह पे कुछ होने वाला है। तो ये चीज़ें जो हैं लगातार पब्लिक के टच में रहने से हो जाती हैं। और रही बात जो भय है, डर है, उसको दूर करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने यहाँ आज भी देखा होगा कि करीब 100-200 आदमी प्रतिदिन आते हैं। जी बिल्कुल। जो मिलते हैं यहाँ पर और उनकी शिकायतों का हम धैर्यपूर्वक सुन करके उनका समाधान करते हैं। और इसके साथ ही जो हमारी अपराध गोष्ठी होती है या जो हमारे नियमित समीक्षा थानेध्यक्षों के साथ या उनके पदाधिकारियों के साथ होती है, उसमें भी हम उन्हें संवेदनशील बनाते हैं कि जनता के जो इशू हैं उसको संवेदनशीलता के तौर पर आप लें। यहाँ आने के बाद ही मैंने सभी थानों में जो है सभी जो भी फरियादी आते हैं उनको एक गिलास पानी पिला के बिठाने का इंतज़ाम करवाया है। आप देखेंगे मेरे पास बिस्किट के पैकेट्स भी रखे हुए हैं, मैं पानी भी पिलाता हूँ जो ज़रूरतमंद है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम संवेदनशील रहेंगे तो जनता हम पे भरोसा करेगी और हम लोग कार्य भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसमें काफ़ी सफलता मिली है और कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस की जो निगेटिव इमेज बनती है उसको हम लोग दूर कर सकें आपस के प्रयास से। थोड़ा प्रयास हम कर रहे हैं, थोड़ा प्रयास पब्लिक और मीडिया के तरफ से हो जाए। बाकी कुछ इनिशिएटिव्स भी हमने उठाए हैं, जैसे थाना दिवस पुलिस आपके द्वार है, जिसमें कि पब्लिक को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद उनके दरवाजे तक पहुँच करके उनके नज़दीकी थाने में या किसी सार्वजनिक जगह पर वहाँ पर हम लोग मिल करके बात करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करते हैं। और अभी रिसेंटली हमने जो है एक आवाज़ दो मुहिम का शुरुआत यहाँ पे किया है, जो कि महिलाओं और बच्चियों के लिए विशेष करके है, जिसमें कि उन्हें किसी भी तरीके का अगर प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, छेड़छाड़ होती है, चाहे घर में या घर के बाहर, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे वो शिकायत कर सकती हैं। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी और उनकी शिकायत पर फौरी कार्रवाई करेंगे हम लोग और उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि किसी बच्ची की ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं हो सके। ऐसे कई मामलों में हमने देखा है कि घर से ही ऐसे प्रताड़ना शुरुआत हो जाती है और प्रताड़ित करने वाला उसका कोई अपना ही होता है और ऐसे में बच्चियां जो है वो परेशान हो जाती हैं कि किसको कहें, कैसे कहें। तो चूँकि ज़िले में महिला पुलिस की संख्या भी आजकल काफ़ी हो गई है, तो उन सबको हमने ये इंटरेस्ट किया है कि वो जाएं और ये संदेश सभी तक पहुंचाएं। वो जो शिकायत जो विटका है सर, आपके यहाँ तो सर उपलब्ध शायद होगा ही। बिल्कुल है। और मेरा जो है सर एक मानना है कि अगर ये शिकायत विटका अगर सिर्फ थाने में भी सर कर दिया जाए तो थोड़ा सा अच्छा पहल हो सकता है सर। ये शिकायत पेटिका मैंने आते ही सभी थानों में दिलवाई है। सभी थानों में ये भी लिखा गया है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न करना है, न करने देना है। अगर कोई इसके लिए कुछ भी वाजिब काम करने के लिए कोई पैसे मांगता है तो उसको बिल्कुल न दें। उसके साथ जो भी ऑडियो वीडियो है उसके साथ वो शिकायत करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। और अगर कोई अभद्र व्यवहार कर रहा है अभी भी जनता से, तो उस पर हम लोगों ने कार्रवाई करी है। पिछले 8-10 महीनों में मुझे लगता है 2 दर्जन से ज़्यादा थाना अध्यक्ष और पुलिसकर्मी जनता से अभद्र व्यवहार करने या
भ्रष्टाचार के मामलों में निलंबित किए जा चुके हैं, जिन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है और बहुत जल्दी उन पर बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो ये संदेश हम सभी को देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एकदम जीरो टॉलरेंस है। किसी भी तरीके का 1 रुपया किसी को नहीं देना। अगर कोई मांगता है थानाध्यक्ष के नाम पर या ऐसे बहुधा मामले में जो होता है बिचौलिए इसमें सामने आ जाते हैं, तो उनको भी एकदम नहीं सुनना है। जहाँ पर भी किसी को परेशानी हो वो सीधे थानाध्यक्ष से बात करें। थानाध्यक्ष अगर उनका समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वो सीधे हमारे पास डीएसपी हेडक्वार्टर के पास आके अपनी शिकायत कर सकते हैं। बस सबूत कुछ अगर उनके पास है तो बहुत बढ़िया है। ऑडियो वीडियो अगर रहेगा तो हम लोग उस पर जल्दी कार्रवाई कर सकेंगे। जैसे सर मेरा कुछ अनुभव रहा है कि कई ऐसे थाने हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे घोड़ा साहब संतोष कुमार शर्मा, तो काफ़ी इनका पॉजिटिव प्रभाव जो है, जिनकी कार शैली, इनकी बात करने की शैली काफ़ी पॉजिटिव, बहुत बेहतर आता है। ऐसे आपको हरपुर थाने में राजीव कुमार हैं और रक्सौल थाने में आपको जो है नीरज पासवान जी हैं। तो ऐसे जितना थाने बीच सर है, लेकिन थोड़ी सी उतना बेहतर नहीं है। तो सर ऐसे अधिकारी जब हमारे बीच रहते हैं, हमारी सेवा में, हमारे जो है सुरक्षा के लिए, जब उनकी ट्रांसफ़र होती है, जब विदाई होती है, तो दिल से आह निकलता है कि कुछ दिन और रह जाते हैं अधिकारी तो अच्छा रहता। लेकिन सर वैसे अधिकारी के जो बर्ताव के बारे में आपने बताया है कि जो लोग कुछ गलत बर्ताव करते हैं, कुछ थानाध्यक्ष, तो उनके दिलों में जो है जब विदाई होती है तो दिल से ऐसा सुकून होता है कि चलिए ऐसे बड़े इतना खराब थे, अच्छा हुआ कि चले गए। तो सर उनके लिए क्या संदेश है? सर संदेश मैंने दे दिया है। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उस पर कार्रवाई होगी। और आम जनता से भी अनुरोध है कि अगर इस तरह से कोई प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, तो उसके बारे में सबूत के साथ हमारे पास डीएसपी हेडक्वार्टर के पास आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी बात गोपनीय रखी जाएगी और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार न सहना है, न करने देना है। आप स्वयं इसमें सतर्क रहें और थोड़ा धैर्य रखें। कई बार होता है कि आदमी जो है अपने फेवर में कुछ करवाने के लिए जल्दीबाजी में कि मेरा काम पहले हो जाए, इस तरह का प्रलोभन भी दिया जाता है और बाद में जो है चीज़ें होती हैं कि इस तरह की सामने आई हैं। तो एकदम गलत है। थोड़ा धैर्य रखें। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। सर संघर्ष के दौरान जो है आप नाच भी गए थे, वहाँ का जो है क्या आपका अनुभव रहा? सर छठ के छठ जो हमारी बिहार की महान पर्व है, तो छठ के बारे में जो सर आपने जो कुछ आर्टिकल लिखा था, जो 12 पन्ने का आर्टिकल सर आपने लिखा था विदेशी यात्रा के दौरान, तो उसके जो है कुछ अंश जो हम कुछ चाहेंगे कुछ शेयर कर लें सर। देखिए, वहाँ पर एक फ्रेंच फैमिली थी जिसने हमें डिनर के लिए इनवाइट किया था। 2006 की बात है। तो यही समय था, छठ दीपावली का ही समय था। ये पर्व जो है काफ़ी फेमस है। कुल ये तो हम लोग जानते ही नहीं कि ये कौन सा त्यौहार है भाई, ऐसा क्या है, क्या क्या होता है। तो मैंने बताया तो वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके बारे में हमें फ्रांस में या बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो आप क्यों नहीं कुछ इसको लिखते हैं ताकि हमारे जैसे लोग जो इतने 8000 माइल दूर बैठे हुए हैं उनको भी कुछ जानकारी हो सके। और तब गूगल और विकीपीडिया वगैरह उतना सक्षम नहीं थे, वो लोग बहुत ही अर्ली स्टेज में थे। तो मुझे ये विचार काफ़ी अच्छा लगा और मैं उधर से आकर के इस पे काम करने लग गया। और इस पे 3 साल की रिसर्च के बाद मैंने जो है आर्टिकल लिखा, जो भारतीय सांस्कृतिक परिषद नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। ये 15 पेज का आर्टिकल है जिसमें छठ पूजा के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। किस तरह से होता है, इसकी शुरुआत कब हुई, छठ नाम का क्या औचित्य है, इसमें सुबह का अर्घ, शाम का अर्घ का क्या औचित्य, एक एक स्टेप, उसमें यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं, कोसी भरना क्या है, बहुत तरह की जो चीज़ें आप देखते हैं उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया बहुत ही सरल भाषा में। और मैंने वो सारे शब्द भी वही रहने दिए, जैसे ठेकुआ है तो ठेकुआ ही रहने दिया, उसका ट्रांसलेट नहीं किया, ताकि वहाँ के लोग भी समझें कि हम लोग ठेकुआ, लड्डू, दौरा, कसार, ये सब किसको कहते हैं और उसका क्या मतलब है। मतलब शब्द लिख दिया, उसके मतलब भी समझाए हैं। तो कोशिश किया है कि इस बहाने बिहार की संस्कृति, जो भारत की संस्कृति है, उसको हम लोग यूरोप तक और फ्रेंच के 54 देश जहाँ पे बोली जाती है वहाँ तक इस बात को हम लोग पहुँचा सकें। और कई जगहों से अभी भी लोग कहते हैं, मैसेज करते हैं कि उनको ये बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का प्रयास जारी है। सांस्कृतिक उत्थान के लिए हमें अपने विरासत को और आगे बढ़ा के लेके जाना है, जिसमें हम लोग अपने अपने तरीके से योगदान कर रहे हैं। सर हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। सर आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ रहा सर? कोई एक ऐसा पर्टिकुलर तो कहना मुश्किल होगा। बहुत समय पर बहुत सारे लोग रहे, परिवार वालों का सहयोग बहुत अच्छा रहा, माता पिता, भाई बहन सभी लोग। फिर पढ़ाई के दौरान ही मेरी जीवन संगिनी की भी मुलाकात मुझसे हुई, तो उसका भी सहयोग काफ़ी रहा।
दिव्यानी शेखर से। हाँ, एडवोकेट हैं वो, और दिल्ली में ही मुलाकात हुई थी। आईआईटी में मैं जाता था पढ़ाने के लिए, तो वहाँ वो पढ़ने आती थी। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं, बहुत जगहों पर बहुत योगदान रहा, लेकिन किसी एक को क्रेडिट देना थोड़ा ज़्यादा होगा। मुझे लगता है कि हमारे पूरे सभी के परिवार में, दोस्तों का, पत्नी का, भाई का, बहन का, सभी का योगदान इसमें बहुत अच्छा रहा है। तो सभी को इस माध्यम से मैं धन्यवाद भी कहना चाहता हूँ। सबका श्रेय जाता है इसमें। आपने जो संघर्ष किया, जो सर अपने संग स्ट्रगल किया, बड़ा लंबा संघर्ष रहा, लेकिन दुख की बात यही रहा कि उस खुशी का पल को जो है आपके जो है स्टोरी के दौरान जो है आपकी जो है प्रेम प्रसंग शुरू हुआ आपके वाइफ से, दिव्यानी शेखर जी से, माँ ने आशीर्वाद दिया उस समय तक है, लेकिन शादी के समय आपकी जो है माँ नहीं रही। ये चीज़ से भावुकता हमारे अंदर भी जो है मैंने पढ़ा, सुना और आया भी, वो संजोग था। लेकिन आज की युवा के लिए जो है सर, उस संघर्ष को याद करते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि अपने आप से ईमानदार रहें। आप क्या कर रहे हैं इसके गवाह सिर्फ दो लोग होते हैं, या तो आप या तो आपका ईश्वर। तो जो भी काम करें वो ईमानदारी पूर्वक करें, निष्ठापूर्वक करें, और ये सोच के करें कि ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर वापस आने वाला है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, बुरा काम करेंगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। और बाकी ईमानदारी से पढ़ाई करें, लगन से एक पैशन फॉलो करें, और अपने आसपास के लोगों को ज़रूर देखें, क्योंकि अपने लिए तो एक पशु भी जी लेता है। हम लोग इंसान हैं, हमारा काम है दूसरों के उत्थान में हम लोग मदद कर सकें। किसी की निंदा ना करें, किसी की बुराई में अपना समय व्यर्थ ना करें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अपने कैरियर को बनाएं, समाज में अच्छे अच्छे विचार लाएं, अच्छे अपना प्रयास लाने की कोशिश करें, और जहाँ भी जाएं अपनी खुशबू ज़रूर बिखेरें जी, कि लोगों तक आपकी बात पहुँचे, लोग आपको जानें, अच्छे कामों के लिए जानें। और जब आप जाएं वहाँ से तो लोगों को लगे कि अरे ये तो चले गए, मिस हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस बढ़िया करिए, कैरियर में अच्छा करिए, पारिवारिक जीवन में माता पिता की सहमति, सभी की सहमति होना आवश्यक है। जो आप जिक्र कर रहे थे उसमें भी यही हुआ था कि हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जब सबकी सहमति हो। फाइनली जब सहमति हो गई, शादी की तिथि निकल गई थी। उसके बाद चूँकि उनकी डायबिटीज़ थी और काफ़ी बीमारी थी, तो इसलिए जो है बचाया नहीं जा सका। लेकिन ये है कि घर वालों की इज्जत प्रतिष्ठा का हमेशा ख्याल करें, सभी की सहमति से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं। युवाओं के लिए समझने की बात है, आजकल देखता हूँ बहुत सारे लड़के लड़की भाग जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके परिवार को, उनके समाज को बहुत कष्ट होता है। तो ये नहीं करें, क्योंकि ये भावनाएं क्षणिक होती हैं, और जिस उम्र में लोग ये निर्णय लेते हैं वो उम्र बड़ी कच्ची होती है, जिसके बाद फिर परेशानी ज़िंदगी भर की हो जाती है। अतः सभी संभावनाओं को तलाशें, सबकी रजामंदी और सहमति से आगे बढ़ें। ये मान के चलें कि आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरे परिवार का है, पूरे देश का है, पूरे समाज का है। तो आपकी जिम्मेदारी सभी के लिए बनती है। सिर्फ अपने लिए स्वार्थी होकर के ना सोचें, बड़े हित में अच्छे फैसले लें, बहुत खुशी मिलेगी, ऊपर वाले का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कुमार आशीष, पूर्वी चंपारण जिले के एसपी। खास मुलाकात में हमारी बातचीत के दौरान हमारी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।